कैसे बोलना है जिससे कि लोगों पर प्रभाव पड़े। और जैसे ही हम लोगों ने आवाज वहां उठवाया नेताजी से, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम बलिया में चल रहा था और एक गोंड जाति के पूर्व के राज्य मंत्री थे, जिस प्रकार से उनको बेइज्जत करके मन से नीचे उतारा गया समाजवादियों के द्वारा, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। कदर नहीं इंसानों की, पूजा होती है बेईमानों की। अभी मैं सुबह सुबह चर्चा कर रहा था, राकेश भाई थे, अरविंद खरवार जी थे, क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिला तो वहां भी यही बात थी कि सर यूपीपी की भर्ती आई है, तमाम भर्तियां चलती चली जा रही हैं, जो लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो उस नौकरी में कैसे भागीदारी कर पाएंगे? ये हमारा समाज है, गोंड खरवार समाज है, बेचारे कैसे फार्म भर पाएंगे जब अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा? हमने कहा सर आप यूपी सरकार को फोन करिए, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि यूपी सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है। उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि ये जो मामला चल रहा है शासनादेश जारी होने के बाद भी क्यों नहीं बन रहा है। और इसके पहले भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था तो यही बात वहां भी हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा हमसे, जो कि मेरा समझाने का, मेरा बात करने का तौर तरीका अलग है। मैं सिस्टम से बात करता हूं। जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर ये समस्या है और लोग आपको सूचना जो देते हैं कि इनकी जनसंख्या कम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनकी इतनी जनसंख्या है कि आपके सीट को हराने की हैसियत रखते हैं ये लोग। और मुख्यमंत्री जी से नेताजी के वार्तालाप के ही दरमियान हमने कहा कि ये समाज कहीं ना कहीं हर बार धोखा खा रहा है। शायद इस समाज को यह समझ लिया गया है कि महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, ये महात्मा गांधी के सच्चे भक्त हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर कोई आपके एक गाल पर जोरदार तमाचा मारता है तो दूसरे का गाल पेश कर देना और शर्म से छूट जाए। यहाँ इतने लोग हैं, आप बताओ क्या आज के समय में संभव है? जोर से संभव है? आप तमाचा छोड़िए, कोई किसी को गाली दे रहा है तो गोली चल जा रही है। मैंने न्यूज में पढ़ा था कि 1 रुपए के लिए गोली से एक लोगों की हत्या हो गई थी, 1 रुपया नहीं छोड़ रहा था, उसने बंदूक की तरह सीधे गोली मार दिया कि तुम्हारी क्षमता है मुझसे 1 रुपया ले लोगे। और यहाँ आपके बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बात समझाया तो उन्होंने कहा कि ये कुछ अधिकारियों के द्वारा किया गया पूरा षड्यंत्र है और उन्हीं की वजह से हमारी सरकार करना है। मैं अभी बार बार बाहर जा रहा था, हमारी जितेंद्र भाई चर्चा किए तो मैं आया, हालांकि मेरी बात एक बार सुबह हो गई थी, लेकिन कार्यक्रम होने के नाते मेरे ध्यान से उतर गया था। तो मैंने यहाँ आते ही एक कागज हमको मिला मेरे नाम से लिए, इसमें लिखा गया मेरे नाम से ही है कि सादर आपको अवगत कराना है कि घोसी तहसील वगैरह वगैरह। मैंने इसका फोटो खींचा और प्रमुख सचिव गृह को भेज दिया। और जैसे ही प्रमुख सचिव गृह का फोन आया, उनको ये पढ़वे किए तो पढ़ने के बाद उनका निर्देश हुआ कि अरविंद जी कोई शासनादेश अगर आपके पास हो तो हमको तुरंत भेजिए। और मैं शासनादेश के बारे में बाबूजी से पूछा, फिर प्रिंसिपल साहब से पूछा, फिर भैया ने हमको उपलब्ध कराया और शासनादेश ये रहा 3 नवंबर 2021 सॉरी 3 नवंबर 2021 और 23 अक्टूबर 2021 को मेरा भी जारी हुआ था, जो मुझे याद है। 23 अक्टूबर 2021 को मेरा जारी हुआ और 3 नवंबर 2021 को आपका जारी हुआ। ये जारी कैसे हो गया? आपको याद होगा सदन में अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि पहली बार किसी नेता ने गोंड खरवार के संबंध में बात की। सिर्फ सदन ही नहीं है साथियों, हम जिस भी मंत्री से मिलते हैं, जिस भी अधिकारी से मिलते हैं, हमारी तीन बात होती है कि भाई साहब राजभर जाति को अनुसूचित जाति में कब शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रहे हैं और गोंड खरवार जाति का जो शासनादेश जारी हुआ उसका जाति प्रमाण क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में खाली आपको बताइए। और साथियों प्रमुख सचिव गृह ने डीएम साहब को फोन किया और डीएम साहब का फोन खटखटा के मेरे नंबर पर आ गया और डीएम साहब ने कहा कि मैं तत्काल तहसीलदार को बोलता हूं कि गोंड और खरवार समाज का सर्टिफिकेट आज से बनाना चालू कर दे। और उसका तहसीलदार जी का फोन हमारे पीएसओ के नंबर पर आ गया कि सर से कह दीजिए कि अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम तहसीलदार बोल रहे हैं पांडे जी सर्टिफिकेट।
जानते हैं पीड़ा किस बात की है? पीड़ा जानते हैं किस बात की? मैंने पीएचडी किया है, मैंने नेट क्वालिफाई किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, बीएचयू से पढ़ा है, काशी विद्यापीठ से पढ़ा, बहुत सारे एग्जाम हमने दिया, पीजीडीसीए, डीसीए, डीएससीएस, ट्रिपल सी वगैरह वगैरह सब मैंने कर दिया। जब मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए गया तो मेरा भी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, फीस लग रही थी लगभग 64,000 रुपया। हमने कहा यार इतना पैसा कहां से दे पाएंगे? लड़ाई लड़ी जा रही थी कि राजभर जाति मतलब उस समय विमुक्ति जाति का सर्टिफिकेट बनता था। मैंने चालाकी किया था, इस बात को भी मैं सुबह बता रहा था राकेश गौड़ जी से। मैंने एक ही दिन में अपना ओबीसी का भी सर्टिफिकेट बनवाया, 11 बजे जारी हुआ और 3 बजे भी मुक्ति जाति का जारी करा दिया। और तुरंत ला करके नेताजी को दिया कि धरना लगवाइए, पेटरा तहसील पर धरना लगवाइए और बस यहां से यह संदेश दीजिए कि मुझे सरकार यह बताए कि हम ओबीसी में आते हैं कि विमुक्ति जाति में आते हैं। हमने कहा बाबू धरना लगवाइए, धरना लग गया, चक्का जाम हुआ, तहसील घेर दिया गया। तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब आए, उन्होंने समस्या क्या है? मैं भाषण दे रहा था, कहा तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से मुझे यह बता दीजिए कि अर्पित राजभर का जाति प्रमाण कौन सा बनना चाहिए, ओबीसी का बनना चाहिए कि विमुक्ति जाति का बनना चाहिए? उन्होंने कहा मतलब हमके आपके तहसील से आज से 1 हफ्ता पहले ये 2 प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अब ये सरकार तय करे कि हम किस डिपार्टमेंट में रहना चाहते हैं और आज ही मुझे इसकी जानकारी दी। पूरा प्रदेश में कहीं नहीं बन पा रहा था और हमने कहा कि सबसे पहले आप मेरा या तो एक रिजेक्ट करोगे या तो आप घोषणा करोगे कौन सा सर्टिफिकेट बनेगा। और एसडीएम साहब ने विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र देते हुए हमसे कहा कि इसी का विमुक्ति जाति का प्रमाण पत्र बनेगा और वही आदेश होगा पूरे उत्तर प्रदेश को कि हर राजभर जाति का हर जनपद में विमुक्ति जाति का सर्टिफिकेट बनना चाहिए। मैं 64,000 देने से बच गया और साथियों में 100 रुपया में मैंने नेट 100 रुपया में एमफिल किया, एमए किया, बीए किया, मात्र 100 रुपया। मुझे इस बात की पीड़ा है। हम भी जाते हैं कई जगहों पर भी, रात को मैं गया था बलिया, वहां एक गौड़ जाति का लड़का था, मैं इधर से गया तो नमस्ते किया, मैं ध्यान नहीं दिया, फिर उस वापसी मैंने खुद पूछ दिया कि लड़का खड़ा है, उसने बताया भैया मैं ये कौन हूं। हमने कहा आवास मिला है कि वहां चेयरमैन हमारा है? कहा जी भैया पहले नहीं था, लेकिन जब से चेयरमैन अजय राजभर बने भैया हमको एक आवास मिल गया है, हमारा सारा व्यवस्था हो गया है। हमने कहा लड़के पढ़ते लिखते हैं? कहा भैया पढ़ते हैं तो पढ़ाते रहो, चाप करके लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस दिन सर्टिफिकेट बन जाएगा तुम्हारा भी कल्याण। सोचने वाले लोग, कहने वाले लोग कुछ कहें, लड़ाई आग पार की होनी चाहिए। हमारे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी, आखिर उनको क्या पड़ी है भाई? वो क्यों परेशान है कि गौड़ और खरवार जाति का जाति प्रमाण पत्र बन जाए? इसलिए पड़ी हुई है कि हमारे सांसद भाई आपका भी कल्याण हो जाए, आपके बच्चों को नौकरी मिल जाए, ताकि सीना तान करके इसको लिखे। इसलिए मैं राकेश भाई आपसे निवेदन करूंगा, आप इस काम को निपटा के ही जाइएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो तत्काल हमको अवगत कराइएगा। ऊपर से लेकर नीचे तक सबको हिला कर दिया जाएगा। डीएम साहब ने कहा है कि सर आप निश्चिंत रहिए। हमके मैं क्या कहूं, हजारों गौड़ समाज के लोग जुटे हुए हैं, नौजवान साथी हैं, हमके क्या कहे के बाद? हम आए हैं यहाँ, हमको बोलना है, 15 मिनट बाद हमको आदेश करना है, बोलना है, क्या बोल दे? डीएम साहब कहेगा यही बोल दीजिए कि आज से सर्टिफिकेट बनना चालू हो जाएगा और तहसीलदार ही बना करके जो कह रहा था नहीं बनेगा वही मुहर मार के देगा। हमारा प्रयास है, फरवरी में हमें सदन फिर चलने वाला है और मैं अभी परसों साहब के साथ था, माननीय अमित शाह जी से मुलाकात किया, जेपी नड्डा जी से मुलाकात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया। ये मुलाकात बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि घोषित सीट के लिए है, घोषित सीट मिले सर्वोच्च पर है, उससे हमके मतलब नहीं है। मतलब हमसे ये है कि जिस लेटर को लेकर के हम दरवाजा खटखटा रहे हैं उस लेटर पर कार्रवाई होना चाहिए। वो तो बात की बात है कि अभी चुनाव लड़ेंगे और मैं कमजोर रहेगा भाई, पूरा आवा कावन लाभ उसके तो चलते बा, डीएम से, एसपी से, डीआईजी से, आईजी से, प्रमुख सचिव गृह से, विशेष सबसे बात तो होते बा चापम। तो कहने का मतलब ये है साथियों
कभी भी आप अपने आप को असहाय मत समझिएगा। कोई आपकी आवाज उठावे चाहे वो उठावे, अगर हमारी आंख बंद भी रहेगी तब भी चिल्लाते रहेंगे कि भाई गुण और खरवार का सर्टिफिकेट बनवाओ। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, नेताओं के ऊपर नहीं। हर लोग अपने अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब अपना अपना विश्वास मजबूत होगा तो मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका काम करने से कोई रोक। इसलिए क्योंकि आज अगर नेताजी यहां तक हैं तो हमारे विश्वास से नहीं है, वो अपने विश्वास से हैं। नेता जब यहां तक पहुंचे हैं तो अपने विश्वास से पहुंचे हैं, और सदन में खड़ा होकर के बोलते हैं तो अपने गट पर विश्वास पर बोलते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि जब मैं बोलूंगा तो यह समाज खड़ा रहेगा। और इससे कोई पूछेगा कि बताओ तुम रो रहे हो, तो कहेगा कि मैं अपने हिस्से के लिए रो रहा हूं, लेकिन रोने वाला भी डर के अपना हिस्सा लेने का। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने ऊपर विश्वास रख करके, जो सामाजिक संगठन के साथी हैं उनके ऊपर विश्वास रख करके अपनी लड़ाई को अंतिम तक पहुंचाने का जज्बा रखिएगा। कोई साथ दे चाहे मत दे, लेकिन एक पीला गमछा आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, और खास करके नौजवान साथियों, जैसे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी बोले ना कि बड़े नसीब वालों को बढ़ोतरी मिलता है ना, मैं बोलता हूं इस चीज। आप लोग तो संघर्ष करके इतने लोगों को बैठा दिए। नौजवान भाई जरा आप अपने बारे में सोचिएगा। यहीं पर मैं सिद्ध कर देता, ये हमारे बाबूजी हैं, इनको क्या पड़ी है, इनका तो जाति बराबर नहीं चाहिए। ये तो नौकरी नहीं करेंगे, माननीय जिला नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर बैठ करके अपना समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के लिए अब अपने बारे में सोचो कि ये लड़ करके आपको हिस्सा दिलाने की बात कर रहे हैं, और अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके बेटे जूता लेके दौड़ाएंगे आपको कि जब दादा लड़ रहा है तो तुम कहां। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, ये दल पार्टी से ऊपर उठो और एक बात का ध्यान रखो कि हमारी लड़ाई जो लड़ता है, हमारी हिस्सेदारी की जो बात करता है, हमारी बात जो के पकड़ पे खड़ा होकर करता है, उसके कंधे से कंधा मिला के चलने की आवश्यकता है, ताकि हमारे अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो जाए। इसलिए नहीं तो जवाब नहीं दे पाओगे मेरे मित्र। 4 पीढ़ी बर्बाद होगी सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में। बताइए गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? 4 पीढ़ी बर्बाद हो गई। मैंने पहले ही कहा कि एक लोग मर गए जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में कि हमारे बेटे को मिल जाए, और बेटा संघर्ष करते करते मरने की कगार पर आ गया है, और इनका बेटा 35 साल का है, उसको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला, और बेटे का बेटा पैदा हो गया है, यहाँ बैठ के भाषण सुन रहा है, उसका भी सर्टिफिकेट आज तक। अब आप कल्पना करिएगा कि अब आप अपनी 5वीं पीढ़ी को भी धरना पर बैठाना चाहते हो कि 5वीं पीढ़ी को आप थाने और तहसील पर और जिले पर कर्मचारी अधिकारी बनवा कर बैठाना चाहते हो, ये आपको तय करने की आवश्यकता है। ये रैली, ये प्रदर्शन, ये धरना कर करके सरकार को दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे आपकी आवाज कौन बनेगा ये तो देखो। आप रो रहे हो तो फिर उसको, उस आत्मबल को बढ़ाएगा कैसे कौन? आपके अंदर जो एक ज्वाला है उसको भपकाएगा कौन? आप तो, हम तो यहाँ भागू सिंह जी के होटल में बैठ करके बात कर लेंगे भाई। हम तो अभी आए हैं, 15 मिनट बाद यहाँ से निकल लेंगे, स्कूटर बजा के खटखटा के निकल जाएंगे दूसरे कार्यक्रम। लेकिन इसके बाद इस लड़ाई को जारी कौन करेगा? जो ज्वाला जली है, जिसमें तेल डालना बार बार आवश्यक है, जब उसकी तेल खत्म हो गई तो डालेगा कौन? जो आवाज उठी है उसको और उठाएगा कौन? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बैठे हुए 4थे पीढ़ी के लोगों, आप अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपने नौजवान साथियों को प्रेरित करो, उनसे बताओ कि जब तक अंतिम व्यक्ति का कल्याण नहीं हो जाता, जब तक पूरे प्रदेश में हमारी आपकी भागीदारी नहीं मिल जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको हम करने का काम करें। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं राजनीति में शौक से नहीं आया। मैं काशी विद्यापीठ में ही मुझे प्रोफेसर की नौकरी मिल रही थी। लोगों ने कहा कि कर लीजिए, हमने कहा छोड़ा मरते नहीं, तो हम यहाँ नौकरी करने के लिए थोड़ी बने हुए हैं। अरे हमको नौकरी मिल जाएगा, लेकिन हमारे राजभर समाज के करोड़ों नौजवान साथी हैं, उनको नौकरी कौन मिलाएगा? क्योंकि राजनीति में पढ़ लिख करके आना, इसके बारे में जब मैं एक बार बीपी सिंह साहब से मिला हुआ था, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी से, इसी मऊ के डाक बंगले में जब मैं मिला था, तो बीपी सिंह साहब ने हमसे पूछा था कि ये बताओ तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो?
राज बब्बर जी थे, बीपी सिंह जी थे, चौधरी अजीत सिंह जी थे। हमने जब उन्होंने पूछा तो हमने एक के लाइन में जवाब दिया। हमने कहा कि मुझे पढ़ लिख करके आपसे भी बड़ा नेता बनना है। वो 60 खा गए हैं, मैं प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति कुर्सी में आ रही है। मुझे कैसे हम कहें कि मैं एक सर्वे पढ़ा था जब मैं चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ में पढ़ रहा था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा था, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। उसमें मैंने ये पाया कि विधानसभा के सदन में 64% ऐसे विधायक हैं जो ठीक से सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं, ठीक से अंगूठा लगाना नहीं जानते हैं। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि अगर कुछ करना है भाई, तो जब सदन में कहीं भी खड़ा होकर जब बोलना चालू करें तो कोई हमको ये न कहे कि ये भी अनपढ़ गंवार चाहिए। इसलिए मैंने पीएचडी किया और नाम क्या है, डॉक्टर लिखना मेरा शौक था। मुझे शौक था कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना है। अगर डॉक्टर अरविंद राठौर बोलेंगे तो सामने वाला मेरे ऊपर टिप्पणी नहीं करेगा, मेरे शब्दों को ध्यान में रखेगा और कहेगा कि ऐसे। सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुआ, सत्ता परिवर्तन हर बार हुआ, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाया। उससे भी दुर्व्यवस्था की देन है कि हम और आप यहाँ बैठ करके जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, आज संघर्ष इस 21वीं सदी में आजादी के 77 साल बाद, 67 साल वोट देने के बाद अभी हम जाति प्रमाण पत्र का संघर्ष कर रहे हैं। और आज तो ये हो जाना चाहिए था कि कौन सिपाही बनेगा, कौन दरोगा बनेगा, इसका संघर्ष होना चाहिए था। इसलिए मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूं, निश्चिंत रहिएगा और घबराइएगा मत किसी चीज से। किसी भी परिस्थिति में घबराइएगा मत, क्योंकि हम लोगों ने भी ये संकल्प ही ले लिया है कि अपने साथ साथ भाई का भी कल्याण कराना है। अभी मैं रसड़ा था, हमारे अरविंद खरवार जी कहे कि भैया रसड़ा तहसील में खरवार का बनते ना हो सर्टिफिकेट, हम कौन नहीं बना रहा, क्या तहसीलदार, हम पे जाकर हमारा नाम बताना और देखता हूं कैसे नहीं बनाता है। अब फिर उसका नाम तो धीरे से कहते हैं अरविंद खरवार जी, भैया कहले सब हमसे कि 2-4 ठेकेदार बना दे। हम यार यहाँ कमीशन वाली बात चला था का, अरे जाति का बात बा, समाज का बात बा, एक से बनी तो सबका बनी, एक प्रमाण पत्र बन गया तो सबका बनेगा। तो यहाँ थोड़ा ब्याह करे थे, हम वो लड़की हमको पसंद हो गई, बाहु लड़का पसंद होगा, दूसरे कोई पसंद न करे, हमको जाओ उससे हमारी बात कराना, कह देना मोबाइल चालू रखा करें, बंद न रखा करें। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक आग्रह बस करूंगा, नौजवान साथियों, आप दिमाग में अपने ये वोट वाला लाइएगा ना। आज हम यहाँ बुलाए हैं आपको, तो हमको फागू भाई ने उस दिन फोन करके, मैं दिल्ली ही था, मैं जेपी नड्डा साहब से उस दिन मिल रहा था, मैं उन्हीं के पास बैठे था, तभी फोन आया फागू भाई का और चर्चा ही हो रही थी। बंजारा समाज की पहले चर्चा हो रही थी, आपने टीवी में देखा होगा कि हम लोग बंजारा समाज की बात वहां कर रहे थे। और सोचिए, बंजारा समाज आजादी के इतने साल बाद भी, हमारा बंजारा समाज माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे के नाम पर एक गांव रखा गया था। अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी ने रखा था, रणवीर नगर। उसकी आबादी 2500 है। जितने घर हैं आज भी उस गांव में लोग तिरपाल डाल करके रहते हैं, तिरपाल डाल करके रहते हैं। और वो गांव माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा बसाया गया था। जब इस चीज की जानकारी हम लोग के मोबाइल में वीडियो फोटो आया, तो नेताजी ने कहा हमसे कि अरविंद लगाओ फोन मुख्यमंत्री जी को। उनका तुरंत लगाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के एसडी हैं प्रखर जी, मैं उनको फोन लगा, हमने कहा मिलना है सर से। बोले कल सुबह आ जाइए। कल मेरे पूरा हल्ला मच गया और मेरे वहां इटावा पहुंचने से पहले वहां के गांव का सर्वे चालू हो गया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई है, जल्दी सर्वे चालू करो। सर्वे चालू हो गया, जिनके पास आवाज नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी कर दिया कि सबको आवाज दे दो, ताकि दोबारा ओम प्रकाश उस गांव में जाए तो यह एहसास होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सारे कार्य करो, सबको आवाज देना। अभी मैं इटावा में था, पिछले दिनों इटावा में था, कड़ाके की ठंड में कम से कम 15,000 बंजारा समाज की महिलाएं, पुरुष, युवा जुटे हुए थे। एक हमारे साथी ने मन से भाकर दे दिया कि पुलिस प्रशासन हम लोग की खूब पिटाई करती है। हमने मन से ही ललकार दिया, अब क्या जितना लोग हुआ दिमाग ठीक करके, अगर ये पुलिस की लड़ाई भी कोई लड़ता है उत्तर प्रदेश में तो हमारे पिताजी लड़ते हैं, नहीं तो पुलिस को देख करके सब लोगों के दिमाग में सिर्फ उल्टा ही आता है। लेकिन अगर इनकी भी समस्याओं को कोई सुनता है तो हमारे नेता है, हमने मन से कहा कि आप इनका सहयोग करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का विषय है, इन्होंने हमसे बताया
हमने कहा कि उन 5-6 लोगों को लेकर के कार्यालय आ जाइए, हम वहीं बैठ के बात कर लेंगे। फिर हमारे साथियों का ये था कि नहीं, समाज के साथ बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि तब डेट ले लीजिए। हमने कहा 5 तारीख को हम आएंगे, हमारा कार्यक्रम भी है, हम यहाँ होकर के तब आगे कार्यक्रम में जाएंगे। और मैंने कहा कि इसके पहले होमवर्क कर लिया जाए। नेताजी हमसे कहे, हमने बाबू से कहा कि बाबूजी गोड़ और खरवार के सर्टिफिकेट वाली समस्या बढ़ती चली जा रही है, इस पे बात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तब लगाइए फोन अमित शाह जी को। हमने अमित शाह जी के पहले लगा दिया फोन जेपी नड्डा साहब को, उनसे भी भेंट हो गई, उन्होंने भी निर्देश जारी कर दिए। परसों ये गए थे, परसों मुलाकात, हमने फोन लगाया माननीय अमित शाह जी को, तुरंत वहां बात हो गई। ये हुआ कि कल आ जाइए। हमने कहा आ जाते हैं। तुरंत जहाज पकड़े, खटखटा के पहुंच गए। और पहुंच के सबसे पहला लेटर आपे का दे दिए, ओम प्रकाश राजभर के लेटर हेड पर। पहला काम पहले आप। अमित शाह जी ने पूछा ये क्या है? हमने सर यह तो प्रमाण पत्र है, यूपी का यही प्रमाण पत्र है। अब इसमें आप कुछ लिखिए, पढ़िए, या तुरंत फोन लगाइए, बोलिए कि आखिर ये लेटर हमारे तक कैसे आ गया। और वहां से मैं निकला लगभग 11:30 बजे, 11:30 में निकला। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आ गया कि आपका पत्र हमारे यहाँ आ गया है, मुझे घबराना मत, हम इसको 2-3 दिन के अंदर जारी करा देते हैं, जिससे कि हर जनपद में गोंड और खरवार जाति का प्रमाण पत्र बनना चालू हो जाए। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों की बदमाशी की वजह से ऐसी समस्या खड़ी हो रही। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना अपना ध्यान रखें और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। और राकेश भाई, आप जैसे पकड़े थे आज फिर पकड़िए। और मैंने बोल दिया है डीएम साहब से कि उनको तत्काल निर्देश जारी करिए। और हमको लगता है कि उनका फोन भी मेरे पास कई बार आ चुका है तहसीलदार जी का, किस तरह आप निर्देश जारी कर दीजिए कि लोग डॉक्यूमेंट लेकर के आगे, हम बनाना चालू कर देंगे। तो जिसको जिसको बनवाना होगा, हमारे नेता राकेश गौड़ जी से मतलब ये जाएंगे, वहां जा करके कागज पत्र दे करके बनवाना चालू करिए। कभी कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की अगर हिला हवाली करते हैं, आप तत्काल राकेश भाई को बताइए, ये हमको बताएंगे, बाकी उनका प्रोसेस जाएंगे ये। तो जो लोग भी ये जाएंगे अभी तहसीलदार जी के यहाँ, ये जाकर के बात कर लेंगे। और मैं भी गाड़ी में बैठ करके तुरंत डीएम साहब को बोलता हूँ कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गौड़ जी तहसीलदार जी के यहाँ जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा। जी भैया, यही बुला दें। फोन लगा के बोल रहे भैया। हाँ, जिलाधिकारी से बात हो गई। हाँ, तो देखिए कहाँ है तहसीलदार जी। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे।